तो क्वेश्चन नंबर 42 इसमें है कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यानी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट लैटिस। एफसीसी है, यूनिट लेंथ जो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 361 pm। कह रहा है रेडियस बताओ। तो इन एफसीसी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर? ए इज इक्वल टू 2√2r एंड r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2। और जो a की वैल्यू ये लिखी है 361 अपॉन 2 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, √2 इज इक्वल टू 1.414। इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा लगभग 128, यानी ये डी आंसर आ जाएगा। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो रेडियस आपको निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको डिवाइड करना है बस। तो आंसर ये लगभग आ जाएगा 128। वैसे आएगा इसका 127.6। तो अप्रोक्सीमेट में से कह देंगे 128, यानी डी इज द राइट आंसर। अब ये क्लियर हुआ 42? सर अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। 43 इज N2 कंबाइंड विद मेटल टू फॉर्म। अगर नाइट्रोजन किसी भी मेटल से कंबाइंड होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम? N2 अगर किसी से कंबाइंड हो गया मेटल से तो उसके लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए बोलेंगे नाइट्राइट। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम प्लस N2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और इसकी होती 3। तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा? देखो, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3 मेटल के साथ, तो ये दोनों को कंबाइन कर दो तो हो जाएगा Mg3N2। तो इसको कहेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइट। मैग्नीशियम एंड N के लिए क्या आ जाएगा? नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट होता है NO3 माइनस। नाइट्राइट क्या होता है? नाइट्राइट होता है NO2 माइनस। ठीक है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड होता है NOCl। तो ये सब अलग अलग हो गए, केवल किस क्या बोलेंगे? नाइट्राइड बोलेंगे। किसी भी मेटल के साथ अगर नाइट्रोजन कंबाइंड होता है तो उसके नाम से, जैसे आपने सोडियम लिया तो सोडियम प्लस Na N2। अब आपको पता है कि सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और नाइट्रोजन के अभी मैंने आपको बताया था 3। ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा Na3N। तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम। और N को हम कहेंगे नाइट्राइड, तो सोडियम नाइट्राइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी मेटल के साथ कंबाइंड होगा तो इसे क्या बोलेंगे? नाइट्राइड। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर यस सर। 44 बताओ। प्रोटीन में बताओ कौन सा बॉन्डिंग होती है प्रोटीन में? एमाइड होता है या थायो ईथर होता है या सेक्राइज होता है या ग्लिसराइड होता है? हाँ, एमाइड। देखो प्रोटीन कैसे बनाते हैं हम लोग? एन लिखा है यहाँ पे, एक एच इधर एक एच इधर, यहाँ सी, यहाँ पे आर एच, और ये होता है COOH। ठीक है, फिर दूसरा भी ये होता है एन एच, यहाँ पे एच, फिर सी, यहाँ आर, यहाँ एच, COOH। ठीक है, तो ये क्या करता है? H2O यहाँ से रिमूव हो जाता है। H2 यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचता है CONH। तो CONH बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कौन सा ग्रुप होता है? CONH ग्रुप होता है एमाइड ग्रुप, एमाइड। ठीक है, और पॉली का मतलब ऐसे हजारों एमाइड बनते चले जाएंगे, इसीलिए से कहते हैं पॉली एमाइड। यानी कि प्रोटीन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एमाइड, और पॉली एमाइड इज द राइट आंसर। अब आते हैं 45 पे। 45 क्वेश्चन।
एसर्शन रीजन में बताओ 45 का, ये आपको आएगा नहीं क्योंकि थोड़ा टफ है ये। इसमें जो ग्रेफाइट होता है ये टेट्रागोनल नहीं होता है बल्कि होता है हेक्सागोनल। तो जब एक आंसर आपको पता चल गया ये रॉन्ग है तो ये 101% क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन कभी गलत नहीं होते। तो ये 100% रॉन्ग यानी ये 100% राइट। ठीक है, तो इसलिए डी आंसर। तो टेट्रागोनल में क्या होगा, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। डी आंसर मतलब रीजन तो राइट है बट असर्शन इज रॉन्ग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 45 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें बताओ ब्रोमो बेंजीन अपॉन रिएक्शन विथ Br2। इसको ब्रोमो बेंजीन ही हो गया, बेंजीन ये बनाया आपने और इसमें Br लग गया, ऐसे कहते हैं ब्रोमो बेंजीन। आप रिएक्शन करोगे इसे Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ Fe, तो कहता 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। 1,4 का मतलब यहाँ पे एक Br और यहाँ पे दूसरा Br। ठीक है, तो 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इन ब्रोमो बेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेंट। तो कहता है इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट करेगा बजाय मेसोमेरिक इफेक्ट के। मेसोमेरिक मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, कह रहा है रेजोनेंस के बजाय इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज्यादा डोमिनेंट है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए। जो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब प्लस चार्ज जो आएगा, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस के कंपैरिजन में। तो बताओ आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है ए बी सी डी में से। सी, राइट, वेरी गुड। सी मतलब असर्शन राइट है बट रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, तो सी बिल्कुल सही है क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। बी आर ग्रुप कौन सा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। और पैरा मेजर बनता है क्योंकि ऑर्थो में रिपल्सन होता है, तो ये राइट हो गया। ये रॉन्ग है, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो सबसे लास्ट में आता है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पे। 47 में बताओ 47 का आंसर आपको क्या लग रहा है। फोर्टी सेवन क्वेश्चन कहता है among the hydride of nitrogen family NH3 has highest boiling point। कह रहा है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैंने आपको कल बताया था बॉइलिंग पॉइंट का, कह रहा है NH3 होता है। इसके जितने भी हाइड्राइड होंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी, इसमें से ये हाइड्राइड अगर बनाओगे तो कहता है कि जो NH3 होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और रीजन वो कह रहा है कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आपको कौन सा आंसर इसमें से लग रहा है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको कल परसों में ही बताया था ऑर्डर। Sir, assertion false, sir, reason right. हाँ, एसेशन फॉल है, रीजन राइट है। ठीक है, क्योंकि देखो सीक्वेंस ऐसी जाता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के केस में ये तीसरे नंबर पे पहुंचता है, थर्ड नंबर पे। यानी ये PS3 बाकी सेम है, ASS3, उसके बाद ये NH3 थर्ड नंबर पे चला जाता है। फिर SB, जैसे जैसे साइज बढ़ता है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या करता है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करेगा और ये पहुंच जाता है थर्ड वन पे। ठीक है, तो फर्स्ट पे नहीं जाता, तो हाईएस्ट नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, रीजन राइट बट असर्शन इज रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है ईथर कैन बी ड्राइड बाय यूजिंग सोडियम वायर। जो सोडियम वायर होता है
उससे ईथर आराम से ड्राई हो सकती है। रीजन क्या है कि ईथर डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम, क्योंकि ईथर सोडियम से रिएक्ट नहीं करती है। तो इसका कौन सा आंसर करोगे आप? हाँ, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज राइट। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मैंने कहा H2SO4 भी ड्राइंग एजेंट का काम करता है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो ड्राई करने का काम करते हैं। हाँ, ए, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ड्राई करने का काम करते हैं, ड्राइड एजेंट होते हैं ये। लेकिन ये उसे ड्राइड नहीं कर सकते हैं, उसको ड्राई नहीं करेंगे जिसके साथ ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो उसे ड्राई कैसे कर पाएंगे? तो ऐसी जो सोडियम वायर है, अगर सोडियम है और ड्राई एजेंट का काम करता है तो इसका मतलब यही होगा कि वो ईथर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर ईथर के साथ रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बना देगा तो उसे ड्राई कहां से कर पाएगा? इसीलिए ए इज द राइट आंसर। रीजन भी परफेक्ट है, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो 48 का आंसर हो गया आपके पास ए। अब क्वेश्चन नंबर 49। Alpha amino acid exist as internal salt in solution as they have amino and oxalic acid group in near vicinity. And reason is H plus ion given by carboxylic group is captured by amino group having lone pair of electron. कौन सा आंसर लग रहा है आपको? देखो, अल्फा अमाइनो एसिड कैसे बनता है? अल्फा अमाइनो एसिड बनता है सी, ये हो गया एक आर और एक एच, इसमें COOH ग्रुप होता है और इसमें अमाइनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है। ये होता है अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, अब वो कह रहा है ये इंटरनल सॉल्ट की तरह काम करता है। क्यों? तो रीजन क्या बोल रहा है वो, कि जो ये COH ग्रुप होता है ये अपने हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसको दे देगा। अब ये अमोनिया है, इसमें लोन पेयर होता है, तो ये H+ इसको दे देगा। इंटरनली हो जाता है, ये इंटरनल हो जाता है। तो ये H+ निकालेगा तो इसके पास क्या बच जाएगा, COO-, और इसके पास लोन पेयर होता है तो ये इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा, तो ये बन जाता है NH3+। ठीक है, अब इसकी वजह से ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। सॉल्ट मतलब ये कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसे ध्यान रखना, आपको बताया गया था मैंने, ज्विटर आयन, तो ये ज्विटर आयन बन जाता है। तो बताओ कि ये स्टेटमेंट और रीजन का क्या है रिलेशनशिप? कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप ABCD में से? तो इसका आंसर है ए। हाँ, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं और रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि जब ये एसिड का काम कर रहा है, इससे हाइड्रोजन रिलीज हो गया और इसने कैप्चर कर लिया, तो अब ये ना एसिड रहा ना बेस रहा। तो दोनों में प्रॉपर्टी तो होती है, ये डाइपोलर होते हैं। डाइपोलर का मतलब प्लस और माइनस चार्ज दोनों में होता है। ठीक है, दोनों में कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, इसमें प्लस चार्ज होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इसे कहते हैं ज्विटर आयन। और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ए इज द राइट आंसर। रीजन भी करेक्ट है, तो 49 का आंसर हो गया ए। अब आ जाओ 50 पे। 50 पे देखो, 50 पे ये है कि कौन सा, ये एराइल नहीं है, ये गलती से लिख दिया इन्होंने। ठीक है, ये है आपका एलाइल, एलाइल, एलाइलिक, एलाइल है ये, एलाइल हैलाइड। ठीक है, बाय मिस्टेक लिख दिया इन्होंने। तो अब इसमें से देखो, पहला देखो ये किस में आएगा, CH3CH। ठीक है, ये किस में आएगा, ये आएगा एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड हो गया, तो 1 का C। अब चेक करते हैं, देखो 1 का C किस में होगा, 1 के C के लिए दो आंसर हो गए। एक है, एक कौन सा, एक है C और एक है D। अब देखो इसमें B सेम है, इसे छोड़ दो। इसमें थर्ड सेम है,
फोर्थ सेम है, अच्छा पर ये फोर्थ और ये फिफ्थ है, या ना ये दोनों डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब इसे देखते कोई फायदा नहीं क्योंकि दोनों में सेम हो गया। ठीक है, यहां तक तो दोनों में सेम हो गए। अब हमें लास्ट वाला डिसाइड करेगा, फोर्थ और फिफ्थ वाला, कि कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में है CH2 डबल बॉन्ड। तो जो CH2 डबल बॉन्ड CX है तो ये विनाइलिक हैलाइड है, तो ये फोर्थ का आंसर डी सही है। ये तो अल्कोहल है, OH का मतलब क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल तो होता नहीं है, इसीलिए फोर का आंसर डी, तो ये वाला, तो इसीलिए डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो सेकंड का आंसर बी, सेकंड का आंसर बी है क्योंकि ये एलाइल है, ध्यान रखना ये एलाइल है, एलाइलिक हैलाइड। थर्ड का आंसर वन, थर्ड का आंसर वन क्योंकि वो ये क्या हो जाएगा एराइल, ये हो जाता है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। ठीक है, और फोर्थ का आंसर हो गया विनाइलिक, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया तो यस कह देना, नहीं हुआ तो एन कर देना। क्लियर है 50? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा दोनों के दोनों किसके करेक्ट है। देखो पहला ये लीनियर बिल्कुल सही है, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल गलत है। ये होता है प्लेनर, XeF4 का मतलब 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, क्योंकि Xe जिनॉन होता है और जिनॉन के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें ये 4 फ्लोरीन के साथ बना देता है बॉन्ड, तो 4 तो बॉन्ड पेयर में चले गए और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, तो ये लोन पेयर में चले जाते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, ये आपका बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर होता है, जबकि ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, क्लोरीन स्टलाइजिंग के लिए यूज होती है, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर को हम पानी में डालते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर को जैसे आप वाटर में डालोगे तो क्या होगा, क्लोरीन गैस रिलीज होती है, और क्लोरीन गैस जर्म को किल कर देती है, तो स्टलाइजिंग का काम करती है वाटर को, सही है। और जो ऑर्गन गैस होती है फिलिंग इन इंसेंडेंस लाइट, मतलब कि जो लाइट होती है उसके लिए यूज होता है, और बल्ब में भी इसे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, बल्ब में हम ऑर्गन गैस को भी डाल सकते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी इसका सही है, यानी दोनों का दोनों, यानी बी इज द राइट आंसर। थर्ड देखो, फ्लोरीन हेलोजन सही है, लेकिन ऑक्सीजन निकोजन सही नहीं है। निकोजन होता है 15 ग्रुप का, ये होता है नाइट्रोजन फैमिली, और ऑक्सीजन होता है 16 ग्रुप, और ये होता है 15 ग्रुप। ठीक है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और इसमें इंटर हेलोजन कंपाउंड सही है क्योंकि ClF है अलग अलग, और XeF6 नोबल गैस नहीं होता, केवल Xe नोबल गैस होता है, XeF6 कोई नोबल गैस नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ओनली बी इज द राइट आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 52, अब इसे पूरा सॉल्व करना है एक बार फिर, ठीक है, और सॉल्व करके मुझे भेजना है फिर। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट, पहला ए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर। अच्छा पहले ए क्या है, देखो ए ये वाला ए है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ क्रिस्टल लैटिस, और बी क्या है, बी है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल। तो बताओ ए क्या है और बी क्या है, ए क्या है और बी क्या है। ए क्या कह रहा है, वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स इन द क्रिस्टल लैटिस, और बी कह रहा है वो कि जो एटम्स कहां पे होंगे, केवल कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे बस। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो बहुत इजी आंसर है। जब एटम्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल मींस द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ओनली। तो ठीक है, बाकी सब में कॉर्नर में इसमें होता है, कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर में भी होता है,
इसमें कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर में भी होता है। इस ये तो वही है, सेंटर के अलावा सॉरी कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर में होता है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ये सारे पहले ही गलत हो गया ये वाला। दूसरा देखो सिंपल रिपीटिंग यूनिट कौन सी होती है, यूनिट सेल। यूनिट सेल होती है जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है, जो बार बार रिपीट होती जाएगी और क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेगी, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। तो 52 का आंसर हो गया सी। अब 54 क्वेश्चन, 54 कहता है कि अब बीन्स आर कुक्ड अर्लियर इन प्रेशर कुकर। अगर आप बीन्स को प्रेशर कुकर में कुक करोगे तो बहुत जल्दी बन जाता है, उसका रीजन क्या है? अब 4 ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों में से बता दो, बस बॉइलिंग पॉइंट में से रीजन है। अब प्रेशर कुकर क्या करता है ये बताना है बस, वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन है, फर्स्ट या सेकंड में से। प्रेशर कुकर क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। अब ये प्रेशर कुकर क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजिंग प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर कुकर बिल्कुल बंद होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको बढ़ा देगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऊपर का प्रेशर तो बढ़ गया, जिसकी वजह से तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है इसको भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब ये वेपर प्रेशर बढ़ाएगा तो जिस टेम्परेचर में बढ़ाएगा उससे वहां पे वो बॉयल होगा। तो ये क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। अब इससे क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज बीन्स रखी है, सपोज बीन्स का बॉइलिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस, और वाटर आपको पता है वाटर कितने में बॉयल हो जाती है, 100 डिग्री पे बॉयल हो जाती है। लेकिन जैसे आप प्रेशर कुकर में रख के बंद करते हो तो जो प्रेशर कुकर होता है वो इस वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो इसने 120 कर दिया, तो जैसे ही वाटर बॉयल होगा वैसे ही क्या होगा, बीन्स भी बॉयल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर दिया। तो ये 120 में हो गया, जबकि बीन्स तो 110 में ही हो जा रही है। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा करेगा उतनी जल्दी क्या होगा, कोई भी चीज बॉयल हो जाएगी। ठीक है, अब हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट कोई चीज पकती नहीं है, तो वहां पे रीजन क्या होता है कि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अब हाई एल्टीट्यूड में अगर आपने या वाटर को ऐसे खुले करके रखोगे तो सपोज ये वाटर 70 डिग्री पे ही बॉयल हो गया, और आपने जो बीन्स ली थी वो बीन्स है 110 डिग्री पे बॉयल होती है। तो जैसे ही वाटर बॉयल होगा, अब ये तो बॉयल होगी नहीं, क्योंकि बीन्स को बॉयल होने में कितना टेम्परेचर चाहिए, 110, जबकि वाटर कितने में बॉयल हो रहा है, 70 पे। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में गए या जैसे अपने खुले बर्तन में खाना बना रही है, तो वहां पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता नहीं है, कम हो जाएगा, तो वहां पे ये जल्दी बॉयल हो जाता है। अब ये जल्दी बॉयल हो गया और बीन्स होगा 110 पे, तो देखा होगा आपने कि वाटर जाता जा रहा है, ये ऐसे ही रह जाएगा, ये तो बॉयल होगा ही नहीं। बनाया आपने कभी खाना ऐसे बर्तन में, बर्तन को खुला छोड़ दो, हीटिंग करो, पानी तो निकलता जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा, ये बॉयल होता ही नहीं है। देखा है? बताओ, यस नो लिख दो यहां पे, यस या नो। हाँ, तो ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ, वाटर तो बॉयल होता चला गया, पता चला सारा वापर्स निकल गया और बीन्स वैसे की वैसी रह गई। ठीक है, तो वो बॉइल्स होता नहीं है जल्दी। तो क्यों? क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। तो हमें डिक्रीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंक्रीज। इसीलिए प्रेशर कुकर बनाया गया कि जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और कोई भी चीज बहुत जल्दी पक जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर कुकर का मेन रोल क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना। अब क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं आया तो फिर रिपीट लिख देना। अब है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर किधर जाएगा। देखो आपने ये रखा, ये सॉल्यूशन रख दिया, यहाँ पे रख दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये रख दिया सॉल्यूशन। ठीक है, आ गया ना, ओके वेरी गुड। अब ये रखा आपने सॉल्यूशन और ये रख दिया आपने वाटर।
ठीक है, सॉल्यूशन है वाटर। अब वो कह रहा है बताओ कि वाटर फ्लो किधर से किधर करेगा, इसमें बताओ। ये ए है और ये बी है, तो ये वाटर किधर से किधर फ्लो करेगा, किस साइड से किस साइड फ्लो करेगा, या दोनों साइड फ्लो कर सकता है। आप ऑस्मोसिस तो पता होगा आपको, ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस होता है कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां मूव करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। किधर मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, इन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, केवल जो सॉल्वेंट या वाटर के पार्टिकल मूवमेंट करेंगे, वो कहां से, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये कहता है दोनों साइड फ्लो करेंगे, बिल्कुल गलत है। फ्रॉम बोथ साइड, ये भी गलत है, बोथ साइड तो हो ही नहीं सकता है, एक ही साइड मूव करेगा, दोनों साइड तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गए। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड में कहता है वो किधर की तरफ होगा, फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ओनली। तो ये वाला बिल्कुल सही है, जो लोअर कंसंट्रेशन है वहां से ही वाटर फ्लो करेगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम है वहां से ही वाटर फ्लो करेगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। हायर से कभी नहीं करेगा, हायर से कभी भी वाटर फ्लो नहीं करता, वाटर फ्लो करता लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 55, बताओ ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन सॉल्यूशन। जो ब्लड सेल होता है वो अपनी नॉर्मल शेप को रिटेन रखता है, किस कंडीशन में रिटेन रखेगा? ब्लड सेल होता है वो ब्लड के साथ, हाँ, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा, दोनों का प्रेशर बराबर होगा तो कहीं भी फ्लो नहीं होगा। अगर हाइपोटोनिक होता है तो उसमें वेपर प्रेशर कम हो जाता है दूसरे के कंपैरिजन में, हाइपर में वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, इसको तो हटा ही दो। तो यहां पे जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बराबर होगा, तो मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा, तो उसकी जो नॉर्मल शेप है वो रिटेन रहेगी। ठीक है, इसीलिए आइसोटोनिक इज द राइट आंसर। अब बताओ मुझे यहां तक में कोई क्वेश्चन जो आपको डाउट लग रहा हो। 55 में एक बार चेक करके देखो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आया हो, जिसका रीजन या आपको नहीं आया हो समझ में। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? आ गया ना, वेरी गुड। तो अब आपकी ड्यूटी देखो, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, कोई भी डाउट है वो आप मुझे पूछो। अब आपकी ड्यूटी क्या है, इसे दोबारा सॉल्व करके मुझे भेजो। ठीक है, फिर दिक्कत आती फिर मुझे पूछो उसे। ठीक, कल मैं नेक्स्ट पेपर देता हूं आपको, फिर उसे सॉल्व करेंगे। हाँ ठीक, ठीक है, फिर ऑफ कर दें फिर आज के लिए। Yes, sir. ठीक है, बाय बाय।